मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पाठ 4 जलवायु के विषय में अध्ययन करा रहे हैं, आज हम उसी के आगे बुक के माध्यम से आपको भारतीय मानसून के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय मानसून भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने से कारण उन्हें लाभ हुआ। मतलब जब भी हमारे देश में व्यापारी आए, नाविक व्यापारी, तो उन्होंने सबसे पहले जलवायु और मानसून के बारे में ही ध्यान दिया। उन्होंने जहाज पवन की प्रवाह की दिशा में निर्भर थे, क्योंकि जो पानी के जहाज थे वो पवन की दिशा पर ही निर्भर थे। जिस दिशा में हवा चलते थे उसी दिशा में नाव या पानी के जहाज आसानी से चलते थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन्हें लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया। तो जो ये अरबवासी व्यापारी भारत आए थे, उन्होंने ही पवन तंत्र के जो उपकरण थे, प्रवाह था, उनको ही इन्होंने मौसमी उत्क्रमण का नाम दिया। किसने नाम दिया था? अरबवासी के जो व्यापारी थे, उन्होंने ये मौसम शब्द का प्रयोग किया था। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 अंश उत्तर एवं 20 अंश दक्षिण के बीच रहता है। मानसून के प्रभाव कैसे रहता है? 20 अंश उत्तर और 20 अंश दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न तथ्य हैं, जैसे स्थल जल के गर्म एवं ठंडे होने की भेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र निर्भर होता है। इन्हें कहने का तात्पर्य है भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र और जबकि समुद्र के ऊपर के जो क्षेत्र है उसमें उच्च दाब रहता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थित गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गंगा के मैदान जो होते हैं, गंगा के तटवर्ती मैदान जो होते हैं, उधर उसका मानसून खिसक जाता है। ये विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त में 5 अंश उत्तर से स्थित होती है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में बेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 अंश दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म होता है। ग्रीष्म ऋतु में जो तिब्बत का पठार होता है वो बहुत गर्म होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के समुद्र तल के लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ऋतु ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के ऊपर या उत्तरी पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। इसी में आपको देखना उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब क्षेत्र का होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। ये अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसका कहने का मतलब है जो आभासी गति होती है उसके साथ साथ ये उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है समय के अनुसार।
इसी में हम देखेंगे एल नीनो। एल नीनो धारा क्या होती है, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि एल नीनो धारा के बारे में हम जानेंगे। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर, इसके ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलवायु के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। एल नीनो का अर्थ क्या होता है? बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि ये धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू कर देती है। क्रिसमस मीन्स 25 दिसंबर। ये धारा का प्रवाह किस समय होता है? दिसंबर के महीने में होता है, इसलिए इसे क्राइस्ट को व्यक्त करता है, यानी बेबी क्राइस्ट के भी नाम से यह जाना जाता है, बच्चा के भी नाम से जाना जाता है। यही धारा होती है एल नीनो की धारा। ठीक है, इसी में एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। इसका जो मेन कारण है, जो उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को क्या करती? बढ़ा देती है, और जो उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है, यानी कमजोर कर देती है। ये कहने का मतलब। अब हम ऋतुओं के बारे में कुछ जानेंगे। हमारे देश में ऋतुओं का बहुत महत्व है। ऋतुएं जो हैं प्रमुख 3 हैं। हमारे देश में ऋतुएं जो प्रमुख है 3, आपका जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ये ऋतुएं हैं। इन ऋतुओं का हम अध्ययन करेंगे कि ये तीनों ऋतुओं का क्या महत्व है, इसको हम जानेंगे। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ये तीनों ऋतुओं का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है। तो हम सबसे पहले आपको हम शीत ऋतु के बारे में बताएंगे। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक चलती है। इसका जो टाइमिंग है शीत ऋतु का क्या होता है? मध्य नवंबर का मतलब 15 नवंबर के बाद अब 15 फरवरी तक के समय को हम किस शीत ऋतु के नाम से जानते हैं। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने माने जाते हैं। हमारे जो देश में है सबसे ठंडे महीने कौन माने जाते हैं? दिसंबर और जनवरी। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने में पर घटता जाता है। पूर्वी तट एवं चेन्नई पर औसत तापमान 24 अंश सेल्सियस से 25 अंश सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडे होती हैं। शीत ऋतु का क्या विशेषता होता है? दिन गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? जब अगर सूर्य का प्रकाश आता है तो हमें गर्म महसूस होती है, लेकिन जो रात्र का समय होता है जब सूर्य बिल्कुल विलुप्त होता है उस समय क्या होता है? अत्यधिक ठंडी का अनुभव करते हैं। उत्तर में तुषारोपण, तुषारापात का मतलब है सामान तथा हिमपात के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। तुषारापात होता है कोहरा, जिसको ओस। शीत ऋतु के समय में कोहरा या ओस अत्यधिक मात्रा में गिरती है, इसी को हिमालय क्षेत्र में हिमपात के नाम से जाना जाता है। तो ये आज आपका शीत ऋतु के बारे में चर्चा किए। अगले दिन हम आपको ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बारे में बताएंगे। सभी बच्चे बुक को जरूर अध्ययन करेंगे और बुक के माध्यम से ही इन बिंदुओं को समझने का भी प्रयास करेंगे। आज का
यही होमवर्क है कि आपको बुक को अध्ययन करना है। धन्यवाद।